हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अभी आपका एग्जामिनेशन भी काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई नीट और एनी काइंड ऑफ एग्जाम, वेदर यू आर गिविंग योर बोर्ड्स एग्जाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज। और ये भी है कि आज मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम एवर आपको यूट्यूब पे ऐसा कुछ कंटेंट आपको देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर एक ही पीडीएफ के अंदर आपको पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कराई जा रही होंगी। बहुत लोगों को डाउट होता है कि इनऑर्गेनिक रटने वाली चीज होती है। इनऑर्गेनिक के तो सारे रिएक्शन किन किन को पता भी नहीं होते हैं कि कितने तरह के रिएक्शंस उसमें पूछे जा सकते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, और कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हमारे एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, किस किस कंपाउंड्स के बारे में हमें डिटेल में जानना चाहिए और किस किस कंपाउंड्स को हमें अच्छे से कवर करना चाहिए। तो उन सब सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो उसके अंदर हम लोग जब आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे तो एक तो हम सारे रिएक्शंस देखेंगे पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दूसरी बात, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम बाय डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे और कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, और सारे रिएक्शन से एक बार आपको जल्दी जल्दी से गो थ्रू करवाएंगे क्योंकि ये एक रिवीजन कोर्स है और आपको एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी रिएक्शंस एक जगह पे देना, ये हमारा आज का मेन एम है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उस पर जाके फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई गई है, उसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हमारे ग्रुप 1 एल्कली मेटल से। तो हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर सबसे पहला नाम हमारे पास लिथियम आता है। तो पहली बात हम जानते हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम नाइट्रेट स्टेबल नहीं होते हैं। तो उस केस के अंदर स्टेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं। डिकम्पोज करने का मीनिंग क्या होता है? तो डिकम्पोज करने का इनका एम होता है कि ये Li2O की फॉर्मेशन करे। ये लिथियम हमेशा से चाहता है कि वो लिथियम ऑक्साइड के रूप में रहे, ना कि हाइड्रोक्साइड या फिर नाइट्रेट के रूप में। अगर लिथियम नाइट्रेट भी ले रखा है तो हल्की सी हीटिंग पे वो लिथियम नाइट्रेट बना देगा और फिर उसके बाद हीटिंग करने पे फिर से वो लिथियम ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। यानी कि लिथियम हम समझ सकते हैं कि लिथियम की मोस्ट जनरली आपको लिथियम ऑक्साइड मिल रही होगी। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल होती है और लिथियम नाइट्रेट भी अनस्टेबल होती है। नाउ अगर हम बात करें लिथियम प्लस नाइट्रोजन की रिएक्शन, तो लिथियम ऐसा ही एक मेटल है जो लिथियम के साथ नाइट्राइड बनाता है, विच मीन्स लिथियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो Li3n की फॉर्मेशन करता है, और अगर लिथियम कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो Li2C2 की फॉर्मेशन करता है। नाउ अगर हमें Na2CO3 बनाना है तो उसके अंदर हमें सॉल्वे अमोनिया, यानी कि अब हम आ चुके हैं सोडियम के ऊपर। सबसे पहले तो हम अमोनिया को ले रहे होंगे अपने फर्स्ट स्टेप में। अमोनिया के साथ CO2 प्लस वाटर मिक्स एंड अमोनियम bicarbonate NH4HCO3, then NH4HCO3 plus NaCl which forms NaHCO3, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम बनाते हैं और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास साइड में बचता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमारे पास पीपीटी के फॉर्म में आता है तो उसे हम एक्सट्रैक्ट करके जब हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस पूरी प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो आप ध्यान रखें कि सॉल्वे प्रोसेस जब भी आए तो उसकी ये उसी इन्हीं रिएक्शंस में से वो पूछता है कि आखिर आपने जब अमोनिया को रिएक्ट करवाया तो आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था। तो इसी रिएक्शन से वो आपसे पूछेगा। ना अगर आगे हम चलते हैं कास्टर केल्नर सेल, जो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का एक प्रिपरेशन होता है। आप ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो आपने सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस करा। आपको अगर कास्टर केल्नर प्रोसेस अगर आपने कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप क्या कर रहे होंगे कि उस केस के अंदर आप डिस्कस कर रहे होंगे अपने आप प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो इन चीजों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए उतना ही ईजी होते जाएगा। नाउ कास्टर केल्नर सेल आप देख सकते हैं, ये उसकी डायग्राम है कास्टर केल्नर की। नाउ अगर NaCl सबसे पहले हमने लिया, हमने आयंस आयनिक बॉन्ड को तोड़ा और आयंस में उसे कन्वर्ट करा। उसके अंदर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने वाटर को भी तोड़ा और उसके भी आयंस में तोड़ लिया हमने। फिर हमने अमोनिएटेड
हमने सोडियम इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करा, फिर सोडियम मरकरी का एमेलगम बनाया। नाउ दिस एट सेंट्रल एटम उसी तरह हमने जो रिएक्शंस करी, एट द लास्ट हमने सोडियम मरकरी को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो हम NaOH प्लस Hg लेके आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने NaOH का फॉर्मेशन कैसे करा है NaCl के तरह से। और भी तरीके होते हैं जहाँ पे NaOH रिएक्ट करता है अपने साथ। तो NaOH की सारी रिएक्शंस को अगर हम देखें तो NaOH बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन भी देता है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन दे रहा हो तो हम सिंपल सी बात है कि अगर कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, विच मीन्स अगर NaOH प्लस CO2 हमारे पास एक एसिडिक नेचर का होता है तो उस केस में हम Na2CO3 की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अगर उसी तरह हम NaOH प्लस SO2 की बात करें तो उस केस के अंदर हम Na2SO3 की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस SiO2 की रिएक्शन कराते हैं वो भी एसिडिक नेचर का होता है, तो हम Na2SiO4 की रिएक्शन प्लस वाटर हम रिलीज कर रहे होते हैं। नाउ अगर NaOH की रिएक्शन हम किसी नॉन मेटल के साथ कराएं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कई बार सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ब्रोमीन्स के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो वहां पे आप NOBr टाइप के कंपाउंड्स बना रहे होंगे, आप NaBrO3 की कंपाउंड्स बना रहे होंगे। ये दो रिएक्शंस आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट जरूर कर ले। ये NaOBr की बॉन्डिंग आपसे पूछ ली जाती है बेसिकली। मैं जहां जहां आपको पॉइंट आउट करते जाऊं आप उस चीज को नोट करते जाइएगा। हो सकता है हमारे इस वीडियो में हमारा स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो, बट हमें कवर करना है क्योंकि एक ही PDF के अंदर मैं चाहता हूं कि आपके सारे के इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस कवर हो जाए। तो बेसिकली आप उसी तरह देख पा रहे हैं कि NaOH की रिएक्शन अगर हम P4 से करा रहे हैं, S से करा रहे हैं, सिलिकॉन से करा रहे हैं, तो सिमिलरली अभी फॉस्फीन गैस की रिएक्शन प्राप्त हो रही है, Na2S हमें मिल रहा है, हमें Na2SiO3 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन करा दें उनके साथ एम्फोटेरिक मेटल जो कि एसिडिक भी नेचर के होते हैं और बेसिक भी नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल के साथ अगर हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हमने शो करा हुआ है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखें कि अगर आपके पास Na2ZnO2 है तो आपके पास उसमें Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन हम किनसे कराएं कि हमें हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराना है, तो आप बोल सकते हैं सिंपल से कि हम एम्फोटेरिक मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। नाउ अगर हम रिएक्शन विथ मेटलॉइड करें कि अगर हमने मेटलॉइड्स के साथ रिएक्शन करा दिया तो जो कि हमारे पास बोरोन फैमिली आता है, बोरोन के साथ अगर हमने रिएक्शन कराया तो Na3BO3 प्लस हाफ हाइड्रोजन। तो उसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो मेटल सॉल्ट के साथ आप भी NaOH की रिएक्शन करा सकते हैं, तो फिर आपको कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स मिल रही होगी और साथ में आप एक सॉल्ट NaCl बना रहे होंगे। अगर आप रिएक्शन कराते हैं एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट के साथ, अगर आप अब यहाँ पे पहले तो हमने एम्फोटेरिक मेटल के साथ कराया था, बट अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इस केस के अंदर हम एम्फोटेरिक मेटल के साथ नहीं, अब एम्फोटेरिक मेटल प्लस सॉल्ट के साथ करा रहे हैं। तो उस केस के अंदर आप इसकी एक कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का बना रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम चले कि इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स को देख ले तो वाशिंग सोडा का हमने यहाँ पे फॉर्मूला प्लस उनका नॉर्मल नेम हमने लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट को ही हम हाइड्रेटेड फॉर्म में वाशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम एनहाइड्रस फॉर्म में सोडा एस बोलते हैं, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे चले तो ग्रुप 2 में आते हैं, तो ग्रुप 2 में आते ही सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम आता है। बेरिलियम किसी पानी से ना ही गर्म पानी से, ना ठंडे पानी से ना गर्म पानी से वो रिएक्शन नहीं देता है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अगर आप उसे गर्म करते हैं या फिर स्टीम करते हैं तो वो रिएक्शन दे देता है। सिमिलरली कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आपके साथ H2O के साथ सिंपल ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन देता है। तो जब ठंडे पानी के साथ देता है तो एग्जैक्टली सी बात है कि वो गर्म पानी के साथ भी दे ही रहा होगा। सिमिलरली अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ आते हैं तो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो हम बेरिलियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैसे हम एल्कली अर्थ मेटल्स में मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। सिमिलरली अगर हम BeO3 प्लस Cl2 की बात करें तो ये हमारे पास BeCl2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो ये सिंपल से कुछ रिएक्शन है जो आप देख लीजिए, बिल्कुल डिटो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, यानी कि इस वाले आयन का आप ले रहे हैं
इस वाले आयन का आप रिएक्शन इससे आप डिट्टो एक आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि आप इसका एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होगी। जहां पे भी हमें इंपॉर्टेंट आएगा हम उसे डिस्कस करेंगे। नाउ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, और जिसे CaO जिसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर नेम होता है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaO, क्विकलाइन भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसके जनरल नेम्स याद रखें, काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल करता है। तो उसी तरह अगर आप बात करें कि CaO प्लस H2O आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म करता है। नाउ अगर उसी में SiO2 हम डाल देते हैं तो हम CiSiO3 की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक्ड लाइन भी बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? तो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन रिएक्शन। ये आपके पास बहुत सारी बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम Cl2 डालते हैं तो वहां पे CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O की हमें फॉर्मेशन मिलती है। तो ये चीज आपके प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन के अंदर में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नाउ अगर ग्रुप 13 में हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बोरोन आता है। तो बोरोन की रिएक्शन हम सिंपल सी देखते हैं कि अगर बोरोन के साथ हमने किसी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डाल दिया किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के ही प्रेजेंस में, तो हम वहां पे बोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अगर हम किसी अल्कोहल के अंदर एसिड के फॉर्म में डाल दें तो वहां पे हम K3BO3 बना रहे हो, मतलब KOH हमने डाला कि आयन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं बेसिकली। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये वाली। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम बोरिक एसिड की हीटिंग कर रहे होते हैं। अगर हमने पहले हल्की हीटिंग करी तो हमने मेटाबोरिक एसिड बनाया, और हमने और हीटिंग करी तो हमने बोरिक एनहाइड्राइड बनाया। इस पे क्वेश्चंस वो कैसे फ्रेम करेंगे, तो इस पे वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि हमने ऑर्थोबोरिक एसिड की एक नॉर्मल टेम्परेचर लेट से आपने 180 डिग्री पे आपने हीट करा तो क्या बनाएगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हल्की हीटिंग हम मानते हैं तो हम मेटाबोरिक एसिड बना रहे होंगे जो कि HbO2 होता है। सिमिलरली इन द केस कि अगर उन्होंने बोला कि नाउ लेट्स से वी आर हीटिंग एट द 541 टेम्परेचर, इट्स मींस 541 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने हीट कर दिया, दैट सिंपल मींस इट्स वेरी हाई टेम्परेचर, सो आपने B2O3 डायरेक्ट बना देना है, बोरिक एनहाइड्राइड। लाइक अगर इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आता है जहां पे हम जो डाइबोरेन हम बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास डाइबोरेंस वाले रिएक्शंस। तो डाइबोरेंस वाले रिएक्शंस को हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हम BF3 प्लस LiAlH4 मेक्स डाइबोरेन प्लस LiF प्लस AlF3। सो अगर डाइबोरेन की हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास बोराजीन वाली रिएक्शन है। तो ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है बेसिकली आपको, लेकिन ये काफी जनरल रिएक्शन होती है, बच्चों को ध्यान में रहती है। तो आप देख रहे हैं कि बोरोन की कितनी सारी रिएक्शंस हैं। आप अगर नोट करें तो आप इस PDF को काफी अच्छे से नोट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहां पे मैंने इसे अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट ही डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को। सो अगर आपने बोराजीन की रिएक्शन कर ली, नाउ अगर हम चलते हैं ग्रुप 14 पे। ग्रुप 14 पे सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा कि कार्बन की बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो पहले तो हमने फॉर्मेशन ऑफ CO करा। फॉर्मेशन ऑफ CO में हम कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन में अगर हमने O2 लिमिटेड में ले रखा है तो हम तो CO बनाएंगे। अगर उन्होंने लिमिटेड में नहीं दे रखा है, अगर आपने एक्सेस में ले रखा है, तो आप CO2 की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो CO और CO2 में यही डिफरेंस है कि आपने एक में O2 लिमिटेड ले रखा है, एक में O2 आपने एक्सेस ले रखा है। ये आपके कई बार ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम आ जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने Fe को रिड्यूस कर दिया है, इन्होंने +3 से 0 के अंदर भेज दिया है। यहाँ पे Zn को भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। सिमिलरली CO2 आपको ऑक्सीडाइज करके दे रही होगी। नाउ अगर हम SiO2 की बात करें, ये सिलिका की काफी ग्लास रिएक्शन है। इसी वजह से SiO2 प्लस HF मेक्स SiF4। यही रीजन होती है कि हम सिलिका को ग्लास वेसल्स में नहीं रखते हैं, यानी कि दैट इज द मेन रीजन कि हम HF को ग्लास वेसल्स में क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करा था, सेकंड लास्ट लेक्चर में। नाउ R2SiO, यानी कि अब हम सिलिकेंस के मतलब फॉर्म में आ रहे पॉलीमर्स। जो हमने सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स वाला चैप्टर पढ़ा था, उसी के अंदर हमने ये चीज डिस्कस भी करी थी इसको, ये कैसे इसके सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स में ये पॉलीमराइज करते हैं आपस में। नाउ अगर ग्रुप 15 व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फैमिली, NF3 की किसी से भी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, चाहे आप कोई सी भी कंडीशन इनको दे दो। बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ऐसा होता है कि आप अगर कंडीशंस चेंज करते हैं तो उसमें वो रिएक्शंस कर लेता है, बट NF3 किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं कर रहा होता है।
सिमिलरली इसके भी कुछ जनरल से रिएक्शंस हैं। अब N2 की प्रिपरेशन एक काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे कोर्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर काफी बार इसके इसी मेन मैकेनिज्म को उन्होंने पूछा होता है, जिसमें आपको ये 4 लाइन लिखना पड़ता है बोर्ड्स के अंदर, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, कैसे हम इसको क्रोमेट से कैसे हम नाइट्रोजन फॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी कुछ रिएक्शंस होती है कि कैसे हम एल्कली मेटल्स के साथ या फिर एल्कली अर्थ मेटल्स के साथ कैसे हम हाइड्राइड नाइट्राइड बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक यूरिया की प्रिपरेशन आती है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अभी दरअसल इसमें समझने वाला कुछ नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल सॉल्व करके आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखा है, अभी हमें इसे देखना है और हमें आने वाले इसका आउटपुट लेना है अपने जेईई मेंस और जो भी हमारे पास एग्जामिनेशन आ रहा है, बोर्ड का हो या फिर नीट का एग्जामिनेशन हो, तो उसके अंदर हमें इसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना है। तो हम जितनी जल्दी हो सके इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने यहाँ पे हर एक चीज आपके लिए मेंशन कर रखा है कि हमने कैटलिस्ट क्या यूज करा, हमने प्रोमोटर क्या यूज करा, किससे हम रिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि अगर कई कंडीशंस में कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो पा रही होती है। तो उस केस के अंदर हम करते हैं कैसे हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमने एक एक चीज को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हम HNO3 की बात करें कैसे फॉर्म करते, तो उसके फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आप अमोनिया के अंदर अगर ऑक्सीजन डालते हैं तो पहले आप NO बनाते हैं नाइट्रोसो, फिर आप NO प्लस O2 करते हैं तो आप नाइट्रेट बनाते हैं NO2, देन आफ्टर अगर आप NO2 प्लस H2O करते हैं तो HNO3 की फॉर्मेशन करते हैं। लाइक से आपने सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन प्लस H2SO4 करा, आपने HNO3 बनाया, ये हमारे पास आयन एक्सचेंज रिएक्शन आपने कराई है। अगर आपने PH3 की फॉर्मेशन करनी है फॉस्जीन गैस की, तो उस केस के अंदर ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आता है, जिसके अंदर हमें P4 जो कि हमारा मेन फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पानी के साथ डालते हैं तो हम PH3 को प्राप्त करते हैं उस केस में अंदर। नाउ PCl3 के कुछ रिएक्शंस है जो हमें PCl3 के देखने रहते हैं कि P4 प्लस Cl2 हमने करा तो PCl3 हमने करा। बहुत सारी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं होता कि हमें बैलेंस करना है, हमें बैलेंस का ध्यान रखना पड़ता है फिजिकल के अंदर कि कैसे हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास मॉल्स का डिफरेंट आएगा। लाइक सेम PCl5 का हमारे पास ये रिएक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं मार्क कर दिया करूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर जाए कि ये रिएक्शंस हमारे पास होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता ही नहीं होता इतनी रिएक्शंस होती है, और एक जगह तो किसी की भी नहीं होती है। मैंने बोला फर्स्ट टाइम एवर ये हो रहा है ऐसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने अपने लास्ट बैच को भी नहीं बताया था ये सब चीजें, ये मैंने अभी आपके लिए प्रिपेयर करा है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कर पाए। नाउ SO3 प्लस H2O अगर करते तो H2SO4 की हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। H2SO4 की प्रिपरेशन आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 16 के अंदर। नाउ आपने SF6 की कोई रिएक्शन नहीं होती है, चाहे हम कोई सा भी कंडीशन क्यों ना ले लें। TeF6 रिएक्शन कर लेता है, TeF6 आपके फ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करके वो कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, यानी कि एनायन के फॉर्म्स में चला जाता है। SF4 आपके साथ फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। SF4 अपने आप को एक लुईस एसिड मानता है, जो कि अपना वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करके आने वाले फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। नाउ हमने O2 के कुछ प्रिपरेशन देखी कैसे हम O2 को यूज करें, तो O2 को प्रिपेयर करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे यहाँ पे 4 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि आपने KClO3 को हीट करा आपको O2 मिलेगा, आपने परमैंगनेट को हीट करा आपको O2 मिलेगा, आपने NaNO3 को हीट करा तो आपको O2 मिलेगा, आपने सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने HgO को हीट करा आपको O2 मिल रहा है, Ag2O को हीट करा आपने O2 मिल रहा है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। SO2 की प्रिपरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आप इन रिएक्शंस को ध्यान रखें, डायरेक्ट डिट्टो बाय द रिएक्शंस आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे ये रिएक्शंस कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर आ चुकी है, FeH2 प्लस O2 मेक्स Fe2O3 प्लस SO2, यानी कि यहाँ पे आयरन आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंजिंग देखेंगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे ये +2 से +3 के अंदर चेंज हो रहा है। सिमिलरली आपने V2O5 डाला तो ये आपके लिए आपने SO2 प्लस O2 में V2O5 डाला तो आपने यहाँ पे वेनेडियम हमने डाला है यहाँ पे, तो आपने SO3 की फॉर्मेशन करी है।
सिमिलरली अगर आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे पास H2SO4 को प्रिपेयर करने का बेसिक और सबसे मोस्ट फेमस वे है जिससे हम H2SO4 की प्रिपरेशन करते हैं 4 स्टेप्स के अंदर। हमने सल्फर को O2 के साथ मिक्स करके SO2 बनाते हैं, फिर SO2 को O2 के साथ जो V2O5 हमने बोला कॉन्टैक्ट प्रोसेस, SO3 की फॉर्मेशन हम करते हैं। देन आफ्टर हम उसमें H2SO4 डालते हैं SO3 के अंदर। देन हमने H2SO4 H2H2O7 की हमने फॉर्मेशन करी होती है। सिमिलरली ग्रुप 17 के अंदर अगर हम आए तो ग्रुप 17 हमारा पूरा का पूरा हेलोजेंस वाला ग्रुप है, तो इसके अंदर कुछ अजीब अजीब सी रिएक्शंस होती है और कुछ काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन डजंट चेंज इन हाइड्रोलिसिस, ये सिर्फ ग्रुप 17 के लिए वैलिड होता है, जो कि यहाँ पे मैंने साइड में नोट करके दिया हुआ है। जैसे कि हेलोजेंस की रिएक्शन आखिर होती कैसे है, एक तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, उसमें से दोनों टूट जाते हैं और एक का काम होता है कि वो हाइड्रा एसिड बनाता है और एक का काम होता है जो ऑक्सी एसिड बनाता है। हमने ऑक्सी एसिड को भी कवर करा है, हमने हाइड्रा एसिड को भी कवर करा है अपने लेक्चर्स में। जैसे कि Cl2 की फॉर्मेशन, आपने MnO2 प्लस HCl यूज करा, आपने MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 की फॉर्मेशन आपने कर दी। आपने KMnO4 के साथ HCl यूज करा, आपने Cl2 की फॉर्मेशन कर दी। डेकेंस प्रोसेस विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ध्यान रखें कि HCl प्लस O2 कॉपर की प्रेजेंस में Cl2 प्लस वाटर देता है आपको। नाउ कुछ रिएक्शंस हैं उसी तरह से हमारे पास, जिसके अंदर अमोनिया के साथ हम Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस के अंदर, तो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली NH3 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन हम NCl3 फॉर्म कर रहे हैं। बस ये इन्हें हम जल्दी जल्दी से गो थ्रू करके जस्ट रिएक्शंस को आपको पता होना चाहिए, यही हमारा मेन एम था इस वीडियो के थ्रू, कि आपको रिएक्शंस की पता चले कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करा है NH3 प्लस HCl, तो यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स आए, तो हमने उस चीज को मेंशन करा है। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सी चीजें लॉस में जाएंगे आप। ना अगर ग्रुप 18 की भी रिएक्शन हम देख रहे होंगे, आपको ग्रुप 18 की रिएक्शन नहीं दिखती होगी क्योंकि नोबल गैस आप इसे बोलते हैं। तो अगर हम ग्रुप 18 की रिएक्शंस की बात करें नोबल गैस की, तो ये भी रिएक्शंस करते हैं। लोग बोलते हैं कि ग्रुप 18 नहीं करते, बट हाँ किसी केस में ये रिएक्शंस करते हैं आपके साथ। बस उसके आपके कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए किस कंडीशन में कर रहा है। जैसे जेनॉन इसका काफी रिएक्शन करता है, ये प्लेटिनम वाला तो रिएक्शन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ये आपके पास 5 से 6 बार जेईई मेंस में आया हुआ है, पिछले 4 सालों में 5 से 6 बार इसे पूछा गया अलग अलग शेप्स। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन। जस्ट बाय द सेम विथ द सिंपल रिएक्शन। जेनॉन की रिएक्शन तो हम जानते हैं कि अगर आप ये रेशियो याद रख ले तो वेल एंड गुड, और जेनॉन की रिएक्शन तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट होती है, जेनॉन की हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट मार्क कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जनरली तो वहाँ पे हम आयन एक्सचेंज करा रहे थे, बट यहाँ पे XeF4 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। इसकी सारी की जेनॉन की पूरी इसके रीजन्स होते हैं, तो रीजन्स को हम अपने नेक्स्ट कोर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। सिमिलरली जेनॉन्स की पूरी रिएक्शंस है, ज्यादातर वही रिएक्ट करती है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका हमें इंतजार था, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चेन रिएक्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, D and F ब्लॉक, विच इज हमें यहाँ पे डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की फॉर्मेशन करनी होगी। K2Cr2O7 की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्रोमाइड ओर लिया, हमें उसे ऑक्सीजन के साथ डाला, हमने Fe2O3 बनाया एंड Cr2O3 बनाया। नाउ Cr2O3 के अंदर आपने O2 प्लस Na2CO3 को डाला, आपने Na2CrO4 बनाया, उसके अंदर आपने H2SO4 को डाला, आपने Na2Cr2O7 बनाया, बट वी वांट K2Cr2O7। नाउ हम KCl डालेंगे और वी हैव टू फॉर्म आवर K2Cr2O7। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर देखें, इसे काफी ज्यादा पूछा जाता है आपके अंदर एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो भी काफी जस्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है, उसके अंदर हम एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स और एसिड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक क्रोमेट का कलर येलो होता है,
CrO4 2- और Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है। इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि काफी बहुत ही अच्छी ट्रिक है कलर्स के अंदर, हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। एक कलर के ऊपर मैं प्रॉपर लेक्चर ले रहा हूँ, आप सभी अपने दोस्तों को बोल दीजिए जिनको भी वो करना है, तो हम 3-4 दिन के अंदर उसे कलर्स की एक रिएक्शन ले रहे होंगे। नाउ KMnO4 की प्रिपरेशन हम देख रहे होंगे। KMnO4 में परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, MnO4-। देन आफ्टर आप अगर एसिडिक मीडियम देख रहे हैं, ये देखिए लैंथेनम का आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे उसकी एक फ्लो चार्ट बनी हुई है। आपने लैंथेनाइड को लिया, आपने पानी में डाला तो LnOH होल थ्राइस की फॉर्मेशन हुई। नाइट्रोजन के साथ अगर आपने रिएक्ट करा तो LnN बना। अगर आपने सल्फर के साथ रिएक्ट करा तो आपने Ln2S3 बनाया। अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो आपने Ln2O3 बनाया। अगर आपने कार्बन के साथ रिएक्ट करा तो आपने LnC2 बनाया। अगर आपने एसिड डाल दिया तो आपने H2 बना लिया ना। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपने हेलोजन यूज करा तो आप LnX3 बनाए। कुछ इस प्रकार से हमें अपने इस पूरे रिएक्शंस को, जिसके अंदर हमने आपके S ब्लॉक, आपके P ब्लॉक, आपके D एंड F ब्लॉक, चारों ब्लॉक्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ईच एंड एवरी रिएक्शंस को हमने अभी डिस्कस करा है। हम सारे रिएक्शन से गो थ्रू करें हैं। आपको इंपॉर्टेंट मैंने रिएक्शंस नोट करवाए हैं, आप उसे अपने कॉपी में नोट करें और ध्यान रखें जो क्वेश्चन 5 से 6 बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है उसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपके जेईई मेंस अप्रैल के अंदर आए। आपके नीट के अंदर 3 से 4 बार कुछ क्वेश्चन रिएक्शंस पूछे जा चुके हैं, तो आप उसे ध्यान में रखें। डायरेक्टली अगर आपको 4 नंबर दिलाता है कोई क्वेश्चन तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे और सब इसका फायदा उठा पाए। और हम नेक्स्ट अपने बहुत ही दमदार वीडियो में अब मिलते हैं। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लाने का। सो तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।